हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूनिट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड ईयर में तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा के बारे में निर्धारण करना था और हम हाइड्रोजन अणु आयन का एलसीओ अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करना था तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा ज्ञात करना। तरंग फलनों द्वारा हम आणविक कक्षकों की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। डेरिवेशन है, देखते हैं। आगे देखते हैं। हमें ऊर्जा को व्यक्त करना है तो ऊर्जा को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं। व्यंजक क्या है? इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इक्वेशन है इंटीग्रेशन साई एमओ फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंगफलन, H हेल्मिल्टोनियम ऑपरेटर, साई एमओ डी लैम्डा अपॉन इंटीग्रेशन साई एमओ डी लैम्डा। ओके, ये है ऊर्जा का समीकरण। हम क्या करेंगे? समीकरण पहुंचते हैं इसको, मैंने करा दिया था शायद आपको। 1 मिनट। हाँ, मैंने साई एमओ बराबर बताया था C1 साई ए प्लस C2 साई बी। इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन ए। तो लिखेंगे हम समीकरण ए से साई एमओ का मान रखने पर साई एमओ की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल ई इक्वल्स टू एमओ की वैल्यू रखो, देखो इंटीग्रेशन आ गया C1 साई ए प्लस C2 साई बी। ये रख दिया साई एमओ, ये भी ये H हेल्मिल्टोनियन ऑपरेटर, तो ये साई एमओ सेम रख जाएगा C1 साई ए प्लस C2 साई बी और डी लैम्डा सेम एज साई एमओ। यहाँ ये भी साई एमओ है तो ये अलग अलग वैल्यू रख दो। इंटीग्रेशन C1 साई ए प्लस C2 साई बी, C1 साई ए प्लस C2 साई बी डी लैम्डा। ओके, मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, साई एमओ की वैल्यू को पुट किया है इस वाली इक्वेशन में। अब देखो आगे करेंगे। E इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होता है। इसके बाद आगे क्या करेंगे? H ये ऑपरेट H से हो रहा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं लिख रही हूं इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इस ऑपरेट ये इसको कर रहा है, इस पूरे से करना है। ठीक है, अब देखो क्या आएगा। आएगा सबसे पहले आएगा C1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो C1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ठीक है, ये इसको ऑपरेट कर रहा है तो H साई ए और ये H साई ए, तो देखो साई ए क्या आएगा, ये तो आ गया C1 स्क्वायर साई ए, ये H इसको ऑपरेट कर रहा है तो H साई ए, ये आ गया बाहर क्योंकि C1 स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, ये C1 स्क्वायर आ गया बाहर। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, इंटीग्रेशन डॉट
ये आ गया डी लैम्डा, ये डी लैम्डा है। आगे देखो प्लस, अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले से करेंगे तो क्या आएगा वही, अब आएगा C1 C2 साई बी एच साई ए, C1 C2 साई बी एच साई ए। आगे यहाँ गया डी लैम्डा, ये मैंने प्लस ये इंटीग्रेशन लगा दिया, कोष्टक में आ गया डॉट डी लैम्डा, इतना हो गया। अब मैंने इस पूरे का, ये इसने इसको ऑपरेट किया है और इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, अब देखो अब आएगा प्लस इसका इससे, इस वाले का फर्स्ट वाले से करो तो क्या आएगा C1 C2 साई ए एच साई बी, C1 इंटीग्रेशन लगा देते हैं पहले, इंटीग्रेशन C1 C2 साई ए एच साई बी, ओके। और यहां गया जी लैम्डा डॉट डी लैम्डा, ओके। इसके बाद अब क्या बचा है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस C2 स्क्वायर साई, क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करूंगी तो C1 अब आएगा C2 इंटू C2, तो क्या होगा C2 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, अब क्या बचेगा साई बी एच साई बी, तो क्या आएगा साई बी एच साई बी डॉट डी लैम्डा, ओके ठीक है। ये तो हमने इसका पूरे का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, अब ये नीचे का बचा है सेम ऐसे ही करना है, अपॉन क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, हम इसको इरेज कर देते हैं, देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस, पहले इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो क्या आएगा C1 स्क्वायर C1 C1 स्क्वायर साई ए डी लैम्डा प्लस C1 C2 साई ए डी लैम्डा प्लस अब किसका देखो प्लस दो स्टेप हो गए 1 2, हाँ प्लस C1 C2 साई ए साई बी डी लैम्डा प्लस क्या लिख रही हूँ C2 स्क्वायर साई बी डी लैम्डा, ओके। देखो क्या किया, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो तो क्या आएगा C1 स्क्वायर साई ए और डी लैम्डा, इसका किया, इसका फिर इससे किया साई C1 C2 तो C1 C2 साई ए और डी लैम्डा, ओके। फिर इसका इससे किया तो क्या आएगा C1 देखो C1 C2 साई ए साई बी डी लैम्डा, इसका इससे किया तो C2 स्क्वायर, इसका इससे किया तो क्या C2 स्क्वायर साई बी डी लैम्डा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब क्या करेंगे हम, समीकरण को, हाँ, समीकरण को हल करने के लिए निम्न मान रखने पर क्या रखेंगे, देखो हमें क्या करना है, एच ए इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन
साई ए एच साई ए डी लैम्डा। ओके, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, एच बी बी बराबर होता है, इसका वो भी नाम बता दें, देखो, कॉमा, एच बी बी बराबर होता है इंटीग्रेशन साई बी एच साई बी डी लैम्डा। देखो, आपको याद रखना है, ये एच ए होता है, एच ए और एच बी बी, ये और ये दोनों क्या होता है, इनका नाम बता रही हूँ, ये होते हैं कूलाम समाकलन। क्या है ये? कूलाम समाकलन। नेक्स्ट देखो, पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। इसके बाद देखो, एच ए बी इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन साई ए एच साई बी डी लैम्डा, या फिर हो सकता है इंटीग्रेशन साई बी एच साई ए डी लैम्डा। तो कहीं पे भी साई ए एच साई बी और साई बी एच साई ए लिखा होगा, वहां पे मैं एच ए भी लिख दूंगी। एक और स्टेप, एस, इसको भी बता देती हूँ पहले मैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अनुनाद समाकलन। व्हाट इज दिस? अनुनाद समाकलन। नेक्स्ट, अब है एस ए बी। एस ए बी बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई ए साई बी डी लैम्डा। ठीक है, जहां पे भी लिखा होगा साई ए साई बी डी लैम्डा, वहां मैं एस ए बी लिख दूंगी। लेकिन ये 1 कब होता है? देखो, आपको क्या लिखना है, इफ ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी हो, मतलब ए किसके बराबर हो? बी के बराबर हो, तो उस कंडीशन में इस पूरे की वैल्यू एस ए बी बराबर क्या हो जाती है? 1। इसका मतलब है, अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन साई ए साई बी डी लैम्डा हो, सॉरी एक मिनट, साई ये तो है, साई ए डी लैम्डा हो, इंटीग्रेशन साई बी डी लैम्डा हो, तो उधर एस ए बी बराबर 1 और इधर भी क्या हो जाएगा? लेकिन साई ए बी हो तो क्या हो जाएगा? एस ए बी। उसकी जगह क्या लिख देंगे हम? इंटीग्रेशन साई ए साई बी डी लैम्डा, जहां भी लिखा होगा वहां क्या कर देंगे? एस ए बी। और जब सेम होगा वहां हो जाएगा 1। बस आपको ये याद रखना। ठीक है, अब देखो, हमें उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है, और जो सॉल्व करते हैं, देखो देखो क्या आएगा। एस ए बी का नाम नहीं बताया मैंने, एस ए बी बराबर होता है अतिव्यापन समाकलन। ओके, नेक्स्ट, देन E इक्वल्स टू, अब क्या आएगा? E इक्वल्स टू, अब हमें E इक्वल्स टू, तो मैंने बताया था, पहले मैं एच ए को लिखती हूँ, एच ए साई ए एच साई ए डी लैम्डा। तो इसको देखो, इस वाले साई ए एच साई ए डी लैम्डा, यही तो है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? इस पूरे की जगह, इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं इसको यहाँ एरो से लिखती हूँ, इसकी जगह लिख दूंगी मैं एच एच ए। ओके, एच ए, देखो एच ए आ गया। अब फिर मैंने कहा था, जहां भी साई बी एच साई बी हो डी लैम्डा हो, वहां एच बी भी करना है। अब देखो एच बी भी कहां हो सकता है? हाँ, ये देखो साई बी एच साई बी, तो इस पूरे की जगह, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एच बी बी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, सारे कलर पढ़, अब देखो, मैंने बताया था, जहां कहीं भी लिखा है साई ए एच साई बी, या फिर साई बी एच साई ए, ये लिखा है, तो उस कंडीशन में उसकी जगह एच ए बी लिखना है। देखो, तो लिखा है C1 C2 अलग करके साई बी एच साई ए एच साई बी, तो
इसकी जगह और इसकी जगह क्या लिख सकती हूं मैं, ये पूरा और ये पूरा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एच ए बी। अब यही पुट करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2 C1 C2 एच ए बी। अब ये कहां से आया, इसको देख लो, देखो यहां से आएगा C1 C2 एच ए बी, C1 C2 एच ए बी, मतलब यहां आएगा, मैं इसको यहां लिख रही हूँ, C1 C2 एच ए बी, ठीक है, डी लैम्डा प्लस C1 C2 एच ए बी डी लैम्डा। ये तो ये दो है, तो क्या 2 C1 C2 एच ए बी डी लैम्डा लिख सकते हो, 1 and 1 2, तो मैंने वही किया है, 2 C1 C2 एच ए बी। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ओके देखो 2 C1 C2 एच ए बी लिख दिया। अब मैं आगे दोबारा पहुंचू, ये स्टेप यहां से यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये वाला आ गया C2 स्क्वायर एच ए बी डी लैम्डा एच बी बी डी लैम्डा, तो क्या आएगा C2 स्क्वायर एच बी बी। आगे आगे देखो, अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 एस ए बी। कैसे आया, इसको देखो मैंने क्या कहा था, साई ए और साई, देखो जहां पे भी लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ साई ए डी लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ साई बी डी लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ साई बी डी लैम्डा, या इंटीग्रेशन ऑफ साई ए डी लैम्डा, तो ये होता है एस ए बी, और अगर ये सेम है तो ये 1 ये 1। तो इस कंडीशन में इसको देखो, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। अभी बीच में बचा, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, एस ए बी। देखो मैंने क्या लिखा है, C1 स्क्वायर आ गया, C1 स्क्वायर ये मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ C1 स्क्वायर आएगा प्लस C2 स्क्वायर, ये कहां से लिखा मैंने, ये देखो ये पूरा 1 हो गया, तो C2 स्क्वायर बचा, मैं लिख दिया C2 स्क्वायर। तो C1 C2 स्क्वायर कहां से, अब बचा है 2 C1 C2। देखो देखो मैंने क्या बोला था, साई ए इंटीग्रेशन ऑफ साई ए डी लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ साई बी डी लैम्डा, ये किसके बराबर होता है, एस ए बी। तो यहाँ क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख दूँ C1 C2 एस ए बी प्लस C1 C2 एस ए बी, ये आ गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 2 C1 C2 एस ए बी, तो यहाँ लिख दिया 2 C1 C2 एस ए बी, ठीक है। तो यहां से हमें E का फॉर्मूला मिल गया, E बराबर क्या आ जाएगा, C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2 C1 C2 एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 एस ए बी। तो इसमें ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एच ए क्या है, कूलाम समाकलन, एच ए बी क्या है, अनुनाद समाकलन, एस ए बी क्या है, अतिव्यापन समाकलन। इसके बाद आगे देखो, कहाँ गए ड्रॉइंग, देखो क्या होता है, अतिव्यापन समाकलन दो परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन की सीमा को नापता है। जैसे मैंने ये दो, एक लिया हाइड्रोजन एक लिया H प्लस, या फिर दोनों हाइड्रोजन ले लिए, दोनों क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, तो दोनों के अतिव्यापन की सीमा को कौन नापता है, अतिव्यापन समाकलन, ठीक है। अतिव्यापन की सीमा को नापता है
और अतिव्यापन की सीमा कौन सी सीमा, जिससे क्या बने, मजबूत बंध बने, मजबूत बंध बने। ठीक है, अब एक बात और आगे देखो, जब अतिव्यापन हो रहा है उस कंडीशन में C1 व C2, जिसे हम क्या कह रहे थे, मिश्रण गुणांक, इसकी भी वैल्यू मैटर करती है। ठीक है, तो एक है परिवर्तन सिद्धांत, परिवर्तन सिद्धांत, परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार आपको याद रखना है कि C1 व C2 जो क्या है, मिश्रण गुणांक है, परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार C1 व C2 जो कि मिश्रण गुणांक है के सही मान वे होंगे जो E के निम्नतम मान देते हैं। क्यों, ये कारण इसलिए है, अगर C1 व C2 की ऐसी वैल्यू ली जाए जिससे E की वैल्यू ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में जो अणु बनेगा, अणु की स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों, आपको पता है जब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अणु की एनर्जी ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, अणु की ऊर्जा कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए अगर ऊर्जा है, ऊर्जा ज्यादा है, तो उस कंडीशन में अणु की स्टेबिलिटी कम है, अणु को स्टेबल बनाने के लिए हमें ऊर्जा कम चाहिए। तो हमें C1 व C2 के ऐसे मान लेने होंगे जब ऊर्जा बिल्कुल E की वैल्यू बिल्कुल कम हो। और हमें अब ये कंफर्म तो हो गया कि हमें किस क्या चाहिए, E की वैल्यू कम चाहिए। जब E की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में अणु स्टेबल होगा, और E की वैल्यू कम होने की कंडीशन में ही C1 व C2 के सही मान प्राप्त होंगे। तो अब देखते हैं C1। तो देखो, अब कंडीशन क्या है, हमें E की वैल्यू कैसी चाहिए, न्यूनतम चाहिए। एनर्जी की वैल्यू न्यूनतम होने के लिए हमें क्या करना होगा, E का आपने मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ा है, तो उसके अनुसार क्या होता है, अगर हम एनर्जी का अवकलन कर दें, उसका अवकलन, अगर हमें C1 की वैल्यू निकालनी है तो C1 के सापेक्ष, और C2 की वैल्यू निकालनी है तो C2 के सापेक्ष। अगर हम C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए जब हमें E की वैल्यू न्यूनतम चाहिए, तो हम C1 व C2 के सापेक्ष E का अवकलन करेंगे तो वो 0 प्राप्त होना चाहिए। हाँ, तो E की निम्नलिखित या न्यूनतम वैल्यू होने के लिए जब हम E का C1 और C2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं E वाले इसको मैं कैपिटल ए देती हूँ। समीकरण कौन सा है, कैपिटल ए। अब देखो पहुंचो, मुझे क्या करना है, सबसे पहले C1 की वैल्यू निकालनी है और C2 की वैल्यू निकालनी है, और उन दोनों के लिए हमें E की वैल्यू न्यूनतम चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो देखो क्या करना है, हमने क्या किया है, डेल E अपॉन डेल C1 किसके बराबर 0 है। उससे पहले मैं इस E की वैल्यू रख देती हूँ। E का इक्वेशन क्या आया था, ये इस E की वैल्यू को मैं इस समीकरण में रखूंगी, तो क्या आएगा, देखो डेल अपॉन डेल C1 रख दिया। अब इस E की वैल्यू लिख रही हूँ, E क्या है, C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2C1 C2 एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी। ठीक है, मैंने सिर्फ इस वाली E की वैल्यू को इधर पुट कर दिया है E की जगह। ठीक है, अब इसके आगे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और ये इसे हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो हम इसको इक्वल्स टू क्या रख देंगे, 0। अब हम इसका आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसका आगे डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो, इसके लिए हम किस फॉर्मूले से ये आगे सॉल्व होगा उसको बताती हूँ पहले मैं। देखो, एक फॉर्मूला है डी यू अपॉन बी, या फिर कह सकते हैं बराबर लिख रही हूं डी अंश बटे हर। इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा,
अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख रही, पहले मैं इसको v अपॉन यू के भी रूप में लिख रही। ये क्या है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखो, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, मतलब ये क्या है, अंश, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अंश बटे हर के रूप में भी लिख देते हैं इसको, बराबर, देखो ये क्या था, अंश था और ये क्या है, हर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, u डैश, तो ये क्या है, u क्या है, अंश, अंश का अवकलन, अवकलन मल्टीप्लाई v क्या है, हर, हर, माइनस v स्क्वायर क्या है, हर का अवकलन मल्टीप्लाई अंश बटे हर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया पूरा अंश और ये पूरा क्या हो गया, हर। तो उसके सापेक्ष इसको अवकलित करते हैं, देखो अब इसका अवकलन करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं इस फॉर्मूले को यहां से यहां तक ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। अब करो, देखो मैं इक्वल्स टू लगा देती हूँ, ये वाला इक्वल है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा, थोड़ा बड़ा है इसीलिए। देखो क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पूरा अंश है, ये हर है, तो सबसे पहले अंश का अवकलन करना है। अंश का इसका अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन हमें पता है, देखो ये जो हम डी, एक है डी और एक होता है डेल। आपने जो परिवर्तन सिद्धांत है, परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये तो होता है अवकलन और ये होता है आंशिक, पार्शियल अवकलन, ठीक है। तो हमें इसका आंशिक अवकलन करना है, ठीक है। अब देखो एक और बात आपको रिमाइंड करवाती हूँ, मैथ्स वाले जानते हैं, बायो वाले समझे क्या, कि अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो जो एक्स एक्स वाले होंगे उनका तो डिफरेंशिएशन होगा, और कोई भी ऐसा गुणांक आता है जो y का है उसका 0 हो जाएगा। मतलब क्या है वो देखते हैं, देखो इसका मतलब ये है, क्योंकि हम C1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करवा रहे हैं, C1 के सापेक्ष इसका अवकलन करवा रहे हैं, तो जो C1 वाले पद हैं उन सबका अवकलन होगा, C2 वाला पद 0 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसका करती हूँ, इसका अवकलन करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है C1 की पावर 2, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो रहा है, ये x की पावर 2 है और x की पावर 2 का अवकलन होगा n x n माइनस 1, अर्थात 2, ये जो n है x की पावर n, इसका अवकलन क्या होता है, ये 2, इसका ये होता है, ठीक है, n आगे आ जाता है n माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 2x यही हो जाएगा। तो हमने x की जगह यहाँ पे लिया है C1, अब मैंने लिख दिया है, अब मुझे करना है C1 का स्क्वायर का अवकलन, तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा C1, 2 माइनस 1 बराबर 1, तो क्या आ जाएगा 2C1, ठीक है। क्योंकि हम C1 के सापेक्ष करवा रहे हैं तो जो C1 वाले पद हैं उनका तो अवकलन हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो, तो इसका क्या होगा C2C1, एच ए कांस्टेंट है तो एच ए इसके साथ आ गया स्थिरांक है। देखो अब इसके बाद आगे देखो, अब इस वाले स्टेप में 2C1 C2 HAB इसका अवकलन करवाएंगे, तो जो C1 है ये जो C1 है, इस C1 का, तो इस C1 का मतलब क्या है, C1 की पावर 1, तो क्या है x की पावर 1, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका होता है x की पावर 1 का क्या होता है 1, x की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका हो जाता है 1, तो इसी तरह C1 की हो जाएगा 1। तो देखो हमने इसमें C1 का किया, तो इसके लिए तो क्या आ गई 1 वैल्यू। अब देखो यहां है C2, मैंने क्या बताया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं तो उसके पदों का तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन और पदों का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन
नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा वो, तो अब इसका तो 1 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनका अवकलन नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा देखो, तो इधर आएगा 2, 1 हो गया, 2C2H प्लस, अब इसको देखो C2 स्क्वायर है तो वही C2 स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या है, हमें C1 के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये क्योंकि ये अचर है, अचर का अवकलन, अचर का अवकलन ये 0 हो जाएगा, 0 वाले पद को हम नहीं लिखेंगे। अब देखो, अब हमने ये अंश का पूरे का अवकलन कर लिया, अब हम क्या लिखेंगे, अंश का अवकलन इनटू हर। अब मल्टीप्लाई हर लिखना है तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। मल्टीप्लाई हर कहाँ गया, ये रहा, इसको हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे हम, डायरेक्ट लिख दो C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB। ओके, अब इसके बाद माइनस हर का अवकलन माइनस अंश, अब हर का अवकलन इनटू अंश, हर का अवकलन करेंगे तो C1 का, वही C1 का स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2C1 की पावर 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2C1, इसका करो C2 तो 0, इसको 0 वाले पद को नहीं लिखेंगे, प्लस इसका क्या होगा C1, इसका 1 हो गया तो क्या आ जाएगा 2C2 SAB। ओके, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अंश, अंश क्या आ जाएगा, मैं इसको अंश को यहां लिख रही हूँ तो क्या आएगा C1 का स्क्वायर HAA प्लस 2C1 C2 HAB प्लस C2 का स्क्वायर HBB। ओके, ये आ गया अपॉन हर का स्क्वायर, अब ये हर है, इसको मैं स्क्वायर करना है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB। इसी तरह एक और बार लिख दो इसको, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 S। ठीक है, देखो अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम इसको देखें तो देखो इस पूरे, ये जो टर्म है इसके नीचे भी ये है, और ये जो पूरी यहां से लेकर ये टर्म है, ये यहां से लेकर ये पूरी टर्म है, इसके भी नीचे ये है। इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि देखो जैसे a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2, अगर मैं a माइनस बी अपॉन 2 लिखूं तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, a माइनस बी अपॉन 2 को हम a अपॉन 2 b माइनस 2 b अपॉन 2 लिख सकते हैं, फिर इसका 2 a माइनस b वही हो जाता है, सेम इसी तरह है। इसका मतलब है इसको a मानो, ठीक है, इस पूरे को b मानो, और ये 2 है, ये पूरा क्या है 2, ये पूरा क्या है 2, तो इसका मतलब है ये 2 इसके भी नीचे है और ये 2 इसके भी नीचे है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखो, अब पहले मैं इस टर्म के नीचे इसको लेके चल रही हूँ, मैं जो हाईलाइट करूंगी आपको सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करना है। देखो ये वाली, पहले मैं कह रही हूँ कि इस टर्म के नीचे थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं इसी में ही समझा रही हूँ। इस टर्म के नीचे अब इस टर्म को लेके चलना है, मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब जब इसके नीचे ये है तो देखो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 ऐसे भी ये सेम है, तो इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कट गया। जब इससे ये वाला कट गया तो क्या बचा, ये वाला स्टेप बचा। ठीक है, इस वाले स्टेप को मैं पहले लिख देती हूँ, 2C1 HAA प्लस 2C2 HAB। अब मैं लिख देती हूँ, फिर देखो अब इसके नीचे इस वाले बचा है ना, उसको लिख ही देती हूँ मैं एक साथ, उसको सॉल्व करूँ, C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB लिख दिया। अब इसको आप भूल जाओ, अब मैं दोबारा से चेंज करती हूँ, ये वाला ले लिया। अब क्या है, इस वाले के नीचे इस वाले, इस पूरे के नीचे हम क्या मानेंगे, अब ये पूरा है,
अब रेड रेड वाला एरिया देखना है आपको। अब देखो इस वाले को जब देखेंगे, आप सबसे पहले ई वाली वैल्यू पे जाओ। ई था हमारे लिए, ई था C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2C1 C2 एच ए बी एच बी बी, ये इस तरह का कुछ इक्वेशन था। अब यहाँ पे आप देखो C1 स्क्वायर एच ए C1 C2 एच ए बी C2 स्क्वायर, अपॉन में क्या था, अपॉन में देखते हैं, अपॉन में था C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी। तो क्या है, तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर ये था। कोई एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं येलो येलो, इसको कर देती हूँ मैं येलो से मार्क, और इसको येलो येलो से मार्क। तो जैसे येलो येलो से मैंने मार्क किया, तो ये पूरा किसके बराबर हो रहा है, ई के बराबर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो माइनस ई, ई हो गया। जैसे ये ई में चेंज हुआ, ये बचा, ये वाला स्टेप बचा, मिनट, माइनस ई, ये तो ई में चेंज हो गया, ये वाला स्टेप बचा। इस वाले स्टेप को नोट कर दो, 2C1 प्लस 2C2 एस ए बी आ गया, अपॉन क्या बचा, वही C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए आ गया। अब मैं केवल एक काम कर रही हूं, इन दोनों को, इनका एलसीएम लेंगे तो वही सेम आ जाएगा, दोनों के नीचे ही आएगा। अब मैं एक साथ लिख देती हूँ, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 ऐसे, समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखो, देखो इसके बाद आगे क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझाने की पड़ेगा। देखो अब क्या लिया मैंने, इसको 2C1 एच ए प्लस 2C2 एच ए बी माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो क्या माइनस ई 2C1, ए भी अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस ई 2C2 एस ए बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी, ये लिख दिया। अब इसके आगे देखो, अब हम इसमें 2C1 कॉमन लेंगे, 2C1 कॉमन लेते हैं। देखो इसमें भी 2C1 है, इसमें भी, इसमें तो देखो ये ये वाला स्टेप देखो, इस वाले को, इस वाले को एक साथ मानेंगे, इन दोनों में से 2C1 और 2C1 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह 2C2 और इस वाले को मानेंगे। देखो अब क्या आएगा, इक्वल्स टू 2C1 कॉमन आ गया, 2C1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एच ए, इसमें क्या बचेगा, ई माइनस ई प्लस, यहाँ क्या आएगा, अब देखो इस वाले और इसमें से 2C2 कॉमन आएगा, 2C2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, एच ए माइनस C2 ई एस ए बी अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी। यहाँ तक आप स्टेप समझ गए। अब मैं इस पूरे स्टेप को एक साथ लिख रही हूँ न्यू पेज पर डायरेक्ट, ये मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल समझाया था, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो आपको याद रखना है, देखो अब ये वाला स्टेप है, इसका मतलब है मैंने ई का क्योंकि निम्नलिखित वैल्यू लेने के लिए मैंने ई का अवकलन C1 के आंशिक अवकलन C1 के सापेक्ष किया, तो मैं डायरेक्ट लिखी हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो मैं समझा चुकी हूँ क्या थी। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, तो क्या आ रहा था, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस वाले स्टेप को यहाँ पे, तो आएगा डेल E1 अपॉन डेल E1 नहीं ई C1 इक्वल्स टू क्या था, 2C1 एच ए माइनस ई, ये आ चुका था, प्लस 2C2 एच ए बी माइनस ई एस ए बी अपॉन C1 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी प्लस C2 का स्क्वायर किसके बराबर था, 0। इसको मान रहे हैं हम इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब जिस तरह इसका एक डिफरेंशिएशन हुआ है, उसी तरह आगे C2 के सापेक्ष भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, C2
2C1 वही सेम H यहाँ था HAA, यहाँ आ जाएगा HAB माइनस, देखो ये तो मैं इसको लिख देती हूँ, वो बताऊंगी फिर मैं। SAB यहाँ आएगा E प्लस 2C2 HBB माइनस E, C1 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB प्लस C2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। जिस तरह से हमने ये पूरा इक्वेशन इसका डिफरेंशिएशन किया था, इस तरह से दूसरे C2 के सापेक्ष भी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वही अंश और हर वाले फॉर्मूले से, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी। अब देखो इक्वल्स टू, इसमें याद रखना है ये 0 है, इक्वेशन नंबर सी। जब ये इक्वेशन 0 के बराबर है तो इसका मतलब है इसका हर 0 के बराबर हो जाएगा। देखो इसके आगे, सॉरी इसमें क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है मैंने क्या बोला है, डेल ई अपॉन डेल C1 बराबर 0 है, ठीक है। अगर मैं कहूं मुझे इसकी वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, अगर मानते हैं इसकी वैल्यू 0 के बराबर करने के लिए अगर मैं C1 की वैल्यू, डेल C1 है, इसकी वैल्यू डेल C1 या डेल C2 की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूंगी, अर्थात हर की वैल्यू 0 कर दी जाए, किसकी वैल्यू, हर की वैल्यू, मैं सिर्फ हर बोल रही हूँ, अगर मैं हर की वैल्यू 0 कर दूंगी तो हर, अगर हर जैसे मैंने एक है, एक के बटे में 0 तो वो अनंत हो जाएगा। तो इसका ये कहने का मतलब ये है केवल कि हमें कभी भी हर की वैल्यू इसमें 0 नहीं रखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूं, इन समीकरण के हर डिनोमिनेटर का मान हम 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसको 0 के बराबर करना तो है, लेकिन हम डेल C2 को 0 नहीं, ये वाले इसको 0 नहीं कर सकते। अगर मैं इसको 0 कर दूंगी तो वैल्यू अनंत आएगी, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, आगे देखो हमने क्या किया, इसका मतलब है हम इसको तो 0 कर नहीं सकते, नीचे वाले हर को, हम ऊपर वाले 0 करना पड़ेगा। तो देखो, तो हम क्या लिखेंगे, C1 HAA माइनस E प्लस 2 C2, हाँ C2 HAB माइनस ESAB, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। वाह, और इसी तरह इस वाले को भी करना है 0 के बराबर, वह लगा देती हूँ, वह C1 HAB माइनस SEAB प्लस C2 HBB माइनस E, ये भी इक्वेशन 0 के बराबर, तो इक्वेशन बी इसको लिख देते हैं D और इक्वेशन E। अब क्या करेंगे, समीकरण D व E को सेकूर, कलर चेंज करके रखो, सेकूर समीकरण कहते हैं। जो हमने समीकरण डी व ई निकाले हैं इनको क्या कहा जाता है, सेकूर समीकरण कहा जाता है। सेकूर समीकरण तक पहुंच गए हम। अब आगे देखो, अब ये जो समीकरण डी व ई है इनका हमें करना है, इनको मैट्रिक्स रूप में लिखना है। ये जो सेकूर समीकरण आए हैं इन्हें मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, क्या देखो मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे आएगा, HAA माइनस E किसके गुणांक है, C1 के, तो इसी तरह यहां आ जाएगा HAB माइनस ESAB, दोनों ही किसके गुणांक है, C1 के, तो यहां लिख दिया C1, मैट्रिक्स रूप में लिख रहे हैं।
जानते नहीं मैथ्स वाले अच्छे से। एस ए बी माइनस C1 एस बी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, ई एस, ठीक है, इसको ई को इधर लिख लेते हैं, ई तो क्या रहेगा, ई एस ए बी एच बी बी माइनस ई, ये पूरा किसका है, C2 का, C2 का मैट्रिक्स। इसको मैंने मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। मैट्रिक्स सॉल्व कैसे होती है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों समान परमाणु लिए हैं, तो एच ए और एच बी की जगह मैं एच ए और एच ए ही ले सकती हूँ। मतलब यहाँ कहने का मेरा मतलब है, मैं इसको एच बी बी की जगह एच ए ले लूंगी। तो आगे कैसे सॉल्व होगा उसको देखो कैसे करेंगे। मैं दोबारा इसको लिखती हूँ, एच ए माइनस ई, मैट्रिक्स रूप में जो लिखा है, एच ए बी माइनस ई एस ए बी, एच ए बी माइनस ई एस ए बी, एच बी बी की जगह ए माइनस ई, ठीक है। देखो ये तो मैंने कर लिया, अब इसके बराबर लिखना है 0। क्या किया है मैंने, ये जो समीकरण है इसको हल करने के लिए मैंने क्या किया है, जो मिश्रण गुणांक थे, क्या C1 व C2, C1 व C2 बराबर 0 के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए C1 व C2 के गुणांक का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो सकता है। तो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर कर दिया है। तो आगे देखो इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करना था, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। जैसे इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाएगा तो क्या आएगा, एच ए माइनस ई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर इक्वल्स टू एच ए बी माइनस ई एस ए बी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एच ए माइनस ई बराबर प्लस माइनस में एच ए बी माइनस ई एस एस ए बी। ओके, ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जो डी के बाद एफ वाले हैं, इसके दो हल हो सकते हैं। कैसे, एक बार मैं इसको प्लस ले लूं, एक बार मैं माइनस ले लूं। तो देखो पहला हल कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एच ए, यहां से एच ए माइनस ई इक्वल्स टू, मैंने इसको एक बार माइनस ले लेती हूँ पहले, एच ए बी, ये जैसे माइनस लिया, माइनस के रूप में ले लिया, माइनस ई एस ए बी, इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब एच एच वाली को एक तरफ, ई वाले को एक तरफ ले लिया, तो एच ए ये आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा एच ए बी, ये माइनस है तो अंदर प्लस का हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ई प्लस ई एस ए बी। इसमें क्या आ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, जैसे ई कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई एस ए बी। अब हमें ई निकालना है, ई निकालने के लिए इसको अपॉन में पहुंचा दो, तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। ई बराबर क्या आ जाएगा, एच ए प्लस एच ए बी अपॉन 1 प्लस ई, ई क्यों आएगा, एस ए बी आ गया। तो ये जो निकला है, जो प्लस प्लस में निकला है, ये ई, इसको बोलेंगे E1, ये बराबर होगा, इसको हम ई प्लस कह सकते हैं, ये बराबर होगा ई एस, एस फॉर होगा सममित, सिमेट्री, सममितता के लिए। ओके, अब दूसरा मैं यहां लिख देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इसको प्लस के रूप में ले लेती हूँ, एच ए माइनस ई इक्वल्स टू एच ए बी माइनस ई, दोबारा से स्पेस नहीं है, क्या लिखेंगे, एच ए माइनस ई इक्वल्स टू एच ए बी माइनस ई एस ए बी। ओके, अब देखो, अब मैंने प्लस के रूप में लिया, अब वही करना है, एच ए को एक तरफ, तो क्या आएगा, एच ए प्लस, ये इधर आ गया, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस ये इधर आया, एच ए बी इक्वल्स टू, ये उधर गया, ये तो प्लस में हो गया, तो ई माइनस ई एस ए बी, वही 1 ई कॉमन, 1 माइनस एस ए बी आ जाएगा, तो ई बराबर क्या आएगा,
HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB कब आया है? जब मैंने इसको प्लस लिया है। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। ये बराबर होगा E माइनस के। E माइनस का मतलब है EA के। EA का मतलब क्या है? इस EA का मतलब है एसिमेट्रिक, असममित। ठीक है, तो क्या होंगे? जब ऊर्जा स्तर सममित होंगे तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होगा ये वाला, और जब असममित होंगे उस कंडीशन में होगा फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, तो ई एस और ई ए समझ गए। ई एस तो क्या है? सिमेट्रिक। ई ए क्या है? एसिमेट्रिक। ठीक है, यहां पर जो मैंने तरफ फलनों के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना की थी वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करवाना था इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप अच्छे से समझो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट